बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसका वेटेज भी ज़्यादा है, चाहे वो बोर्ड लेवल में बात की जाए या फिर जेई लेवल में बात की जाए, तो इसका वेटेज बेटा बहुत ज़्यादा है। तो स्टार्ट करेंगे चैप्टर को एकदम बेसिक से, और बेसिक से ले करके हम एडवांस लेवल तक इस चैप्टर में जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन जो चैप्टर में डेफिनेशन से स्टार्ट करूंगा, डेफिनेशन पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा, देन हर एक फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे बेटा। ठीक है, तो पहले तो चलो बात कर लेते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अब भैया डेफिनेशन क्या है देखते हैं बेटा। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ integration is the reverse process of differentiation. Integration is the reverse process of differentiation, that is if differential of fx is gx, then integral of gx will be fx। इस बात को समझाता हूं बेटा। यहां पर लिखा है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज इफ डिफरेंशियल ऑफ fx इज gx देन इंटीग्रल ऑफ gx विल बी fx। एक लाइन में सिंपल सा बोला है बेटा कि जो इंटीग्रेशन होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है। वो किसका रिवर्स प्रोसेस होता है? वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, ऐसा बोला गया है। चलो उसको देख लेते हैं बेटा। जैसे मानो समझना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपको समझाता हूं कि मान लीजिए कि आपने fx फंक्शन का डेरिवेटिव किया, आपने fx फंक्शन का बेटा डेरिवेटिव किया। जब आपने fx का डेरिवेटिव किया तो आपको रिजल्ट मिलता है gx से। आपको रिजल्ट क्या मिलता है? gx। आप कहते हो कि सर देखो मैंने fx को ना डिफरेंशिएट कर दिया है, जब मैंने fx को डिफरेंशिएट किया है तो सर मुझे gx मिल गया। मैं कहूंगा ठीक है भाई, अच्छा आपने fx को डिफरेंशिएट किया तो आपको gx मिल गया। देन अगर आप gx को इंटीग्रेट कर दें, अगर आप gx को बेटा इंटीग्रेट कर दें, gx को क्या कर दें? आप इंटीग्रेट कर दें। जैसे ही आप gx को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको बेटा वापस fx मिल जाएगा। आपको वापस क्या मिल जाएगा? आपको बेटा वापस fx मिल जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। fx को डिफरेंशिएट किया, gx मिला, gx को इंटीग्रेट किया तो वापस fx मिल गया। तो ये क्या हुआ? ये रिवर्स प्रोसेस ही तो हो रहा है बेटा। ये क्या हो रहा है? ये रिवर्स प्रोसेस ही तो है। तो भैया fx आ गया, gx का इंटीग्रेशन fx आ गया बेटा, प्लस c लगा दो, प्लस c लगा दो। ठीक है, अब मैं बताता हूं यहां पर हर एक टर्म को क्या बोला जाता है। अब बेटा समझिए, अब समझिए। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इधर से आपको समझाता हूं, हर एक चीज समझाऊंगा, बस बेटा बने रहिएगा हर एक चीज। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं ये जो देख रहे हो ये बेटा, ये इंटीग्रेशन का साइन है। ये क्या है? ये इंटीग्रेशन का साइन है, तो उसको लिख सकते हैं इंटीग्रल साइन। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? इंटीग्रल साइन लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन है, ये जो gx आपको दिख रहा है, ये gx, सिर्फ gx की बात कर रहा हूं, ये जो आपको gx दिख रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड। भैया जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, ये जो gx वो फंक्शन है, ये gx दिख रहा है ना, gx वो फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करना रहेगा अपने को।
अच्छा, इसको एक और तरीके से बोला जाता है, इसको बोलते हैं इंटीग्रैंड। इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रैंड बोलते हैं। उसके बाद भैया ये dx दिख रहा होगा आपको, ये dx। अब ये dx क्या है बेटा? dx बेटा, dx ये बताता है कि आपको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। जैसे यहाँ dx है, x का मतलब है इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि भैया इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू x है। इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू x है। एक और नाम से इसको बुलाया जाता है, इसको बेटा ऐसे भी बोल सकते हो, dx की बात कर रहा हूँ, dx का या तो ये मतलब निकलता है कि इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू x, या कभी कभी इसको ऐसे ही बोल देते हैं कि डिफरेंशियल एलिमेंट, क्या बोल देते हैं बेटा? डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ x है, डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ x है, ऐसे भी बोला जाता है इसको, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? या फिर इसको एक और नाम दिया गया है, भाई साहब इसको बहुत सारे नाम दिए गए हैं, सारे नाम बता दूंगा मैं। या तो बोल सकते हैं इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, या बोल सकते हैं भैया डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्स है। हाँ बस ठीक है, काफी है यार, ये इतना, इससे ज्यादा इतना काफी है, ठीक है। फिर ये देखो, ये एफ एक्स लिखा है। यार एफ एक्स का मतलब क्या होता है? एफ एक्स का बेटा मतलब होता है कि भैया इंटीग्रल ऑफ जी एक्स। ये ना, ये आंसर आया है जब आपने जी एक्स का इंटीग्रेशन किया, जब आपने जी एक्स का इंटीग्रेशन किया तो बेटा आपको एफ एक्स मिला है। तो बोल सकते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, इसको क्या बोल सकते हैं? इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। या फिर बेटा आप देखोगे कहीं कहीं पर इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है? एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है। तो भैया एंटी डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स है। तो देखो मैंने सारी चीजें बता दी है। अब इंटीग्रल साइन कैसे लगता है, इंटीग्रेशन के अंदर जो जी एक्स उसको क्या बोला जाता है, डी एक्स को क्या बोलते हैं, एफ एक्स को क्या बोलते हैं, प्लस सी को क्या बोलते हैं। अभी तो डेफिनेशन खत्म नहीं हुआ, डेफिनेशन आपको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे देखिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल उठाते हैं, ठीक है, इसी डेफिनेशन पे एक एग्जाम्पल उठाएंगे। बेटा अगर मैं बोलूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, अब क्या है कि देखो बेटा, जो भी बच्चा इस वक्त इंटीग्रेशन पढ़ने बैठा है, जो भी बच्चा अभी इंटीग्रेशन पढ़ने बैठा है, वो डिफरेंशिएशन पढ़ के ही आ रहा होगा। बिकॉज अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं पता है तो फिर आप इंटीग्रेशन नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर भी डेरिवेटिव का यूज होता है। अभी आगे चल के टी रूल आएगा, तो वहां पर क्या है, डेरिवेटिव का यूज होना ही होना है। तो विदाउट इंटीग्रेशन, सॉरी, विदाउट डिफरेंशिएशन आप इंटीग्रेशन नहीं पढ़ सकते हैं। कनेक्टेड है आपस में चैप्टर, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, आप सब बोलोगे कि सर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, हमने ये पढ़ रखा है। मैं कहूंगा हाँ यार, साइन एक्स का तो जो इंटीग्रेशन, सॉरी, साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो तो कॉस एक्स होता है। बिल्कुल सही बात है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है। अब बेटा ये जो कॉस एक्स आया है, अगर इस कॉस एक्स का मैं इंटीग्रेशन करूं, इस कॉस एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो मुझे वापस क्या मिलना चाहिए? मुझे वापस साइन एक्स मिल जाना चाहिए। और फिर मुझे क्या लगाना पड़ेगा? प्लस सी लगाना पड़ेगा। देखो प्लस सी के बारे में ऊपर मैंने नहीं बताया था, तो अभी बता दे रहा हूँ। प्लस सी का बेटा मतलब होता है अर्बिट्रेरी, प्लस सी का मतलब होता है बेटा अर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या होता है? अर्बिट्रेरी कांस्टेंट। प्लस सी का मतलब होता है अर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो जब भी आप इंटीग्रेट करेंगे तो प्लस सी लगाएंगे लगाएंगे, ठीक है। तो ये प्लस सी क्या हो गया बेटा? अर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अच्छा, इसी अर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी कह देते हैं। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी बेटा कह देते हैं। बात समझ रहे हो? इसको क्या बोल देते हैं? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी कह देते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। बेटा ये बताओ, tan x का डेरिवेटिव क्या होगा?
अब इस सबके दिमाग में जवाब चल गया होगा कि अच्छा tan x का डेरिवेटिव पूछे हैं, tan x का डेरिवेटिव तो सर ना sec स्क्वायर x होता है। मैं कहूँगा ठीक है यार, ये तो tan x है, tan x का डेरिवेटिव क्या हो गया, sec स्क्वायर x हो गया। अब मैं बोलूंगा कि एक काम करते हैं कि ये जो sec स्क्वायर x आया है इसको इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। अब अपने को तो पता है कि इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन एक रिवर्स प्रोसेस है, और इंटीग्रेशन किसका रिवर्स प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन का। तो देखो अब मुझे sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखो tan x का डेरिवेटिव क्या हुआ, sec स्क्वायर x हो गया। तो जब sec स्क्वायर x का आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, और प्लस सी तो लगाना ही लगाना है, प्लस सी तो बेटा लगाना ही लगाना है। तो अभी आपको कुछ हद तक डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। यहाँ पर जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी वो अभी क्लियर हो गई है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से क्वेश्चन से, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक एक फॉर्मूले में पकड़ बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक साथ मिक्स करके चीजें करेंगे, नहीं, एक एक फॉर्मूले में पकड़ हम लोग बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं बेटा, तो सबसे पहला जो फॉर्मूला यहाँ पर होने वाला है, मैं आपको इंटीग्रेशन बताऊंगा। ये आपको पता है ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। और अगर आपसे कोई बोल दे कि x की पावर n का इंटीग्रेशन करो, किसका इंटीग्रेशन करो बेटा, x की पावर n का। जहां पर बेटा n क्या है, n कांस्टेंट है बेटा, n क्या है, n कांस्टेंट होना चाहिए, n क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और n की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, n की वैल्यू बस बेटा -1 मत रखना है, n की वैल्यू क्या ना रखना, बस -1 मत रखना। अब जैसे कि x की पावर n का इंटीग्रेशन है, जैसे कि x की पावर n का इंटीग्रेशन है बेटा, तो बात को ध्यान देना। इसका इंटीग्रेशन कुछ ऐसा होता है कि x की पावर n में 1 जोड़ दो तो n+1 हो गया। नीचे भी बेटा n+1 उतार दो, नीचे भी क्या करो, n+1 उतार दो, और लगा दो प्लस सी, और लगा दो प्लस सी बेटा। ये तुम्हारा x की पावर n का इंटीग्रेशन हो गया। प्लस सी क्या है बेटा, प्लस सी है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। प्लस सी क्या है बेटा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारा है भाई प्लस सी बेटा। यहां तक क्लियर हुआ सबको। ये जो बात मैंने बताई है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, वो बात आपको समझ में आई। x की पावर n का इंटीग्रेशन होगा x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। अब देखो जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल इस पे लेता हूं। देखो यहाँ पर कैपिटल आई भी ना इंटीग्रेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मान लो बेटा कहीं पर लिखा है कि x की पावर 3, इसका इंटीग्रेशन करो। अब dx का मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन कर रहे हो। यहाँ पर dx लगने का मतलब क्या हुआ, dx लगने का मतलब ये हुआ कि जो आप इंटीग्रेशन कर रहे हो वो विद रिस्पेक्ट टू बेटा x कर रहे हो, वो विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हो, x कर रहे हो। तो जब आप इसको इंटीग्रेशन करोगे तो आपको लगेगा ये तो x की पावर n वाला ही बन रहा है। भाई ये x की पावर n वाला बन रहा है, यहाँ पर n की जगह पर क्या है, 3 है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो बेटा x की पावर 3+1 अपॉन में 3+1 और प्लस सी लगाना कभी भी मत भूलिएगा। इसी को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी बेटा। बात समझ आ रही है। ये तो देखो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन बेटा मैं ले रहा हूं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल बेटा, मान लो x की पावर दे रखा है 10, x की पावर क्या दे रखा है, 10। अब ये भी x की पावर n के फॉर्म में है, ये भी किस फॉर्म में है बेटा, x की पावर n के फॉर्म में है। तो अगर आपको इसे इंटीग्रेशन करना हो तो भाई x की पावर 10+1 अपॉन 10+1 और प्लस सी लगाना कभी भी मत भूलिएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमेशा लगाइएगा। तो ये हो गया x की पावर 11 अपॉन 11 प्लस सी, ये हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरीके से बेटा एक और एग्जांपल लिखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -4, मान लो ये आ गया। अब मान लो इसे इंटीग्रेट बेटा करना है, तो हम क्या करेंगे, देखो
हम कहेंगे भैया ऐसा है, x की पावर -4 है तो मतलब ये भी x की पावर n वाला फॉर्म है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि -4, अच्छा एक चीज यहाँ पर देखो, मैं बार बार कुछ ना कुछ मिस कर दे रहा हूँ, यहाँ dx कौन लगाएगा भैया, ये तो बताना पड़ेगा ना कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो x की पावर, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, सॉरी यार गलतियां हो जाती हैं। x की पावर -4 dx, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियोस बेटा बनाए नहीं है, उस हिसाब से एक्सपीरियंस नहीं है इसको ज़्यादा चलाने का। तो देखो यहाँ पर लिखता हूँ x की पावर -4 है तो उसका इंटीग्रेशन होगा बेटा -4 + 1 -4 + 1, और प्लस सी लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा x की पावर -3, और ये बेटा -3 + c, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1/3 x की पावर -3 + c। ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं। मान लीजिए बेटा हमें क्वेश्चन कुछ ऐसे दे रखा है, x की पावर, ऐसे सिर्फ x दे रखा है। अब सिर्फ x देने का मतलब क्या हुआ कि x की पावर क्या हो गई 1। अगर सिर्फ x दे रखा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि x की पावर 1 होगी। और अगर आपसे कोई बोल दे कि भैया ऐसा है x की पावर 1 का जरा इंटीग्रेशन करो, तो आप कहोगे सर x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 + c लगाना नहीं भूलना है अपने को। तो ये आ जाएगा x²/2 + c, ये हमारा आ गया इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा ना क्वेश्चन में चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, मान लीजिए अपने को ऐसा इंटीग्रेशन दे दिया गया कि 1/x की पावर 4, अपने से कहा गया कि 1/x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करो। तो हम कहेंगे यार 1/x की पावर 4 का इंटीग्रेशन आप बोल रहे हो, तो एक काम करते हैं कि x की पावर 4 को ऊपर लेके जाते हैं। अब ये देखो डायरेक्ट नहीं हो पाएगा कि आप 1/x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करते रहो, भैया पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट नहीं हो सकता है। आपको x की पावर 4 को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, उस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तब इंटीग्रेशन होगा। तो भैया x की पावर 4 को मैं ऊपर लेके गया तो x की पावर -4 आ रहा है, x की पावर -4 आ रहा है बेटा। अब देखो x की पावर -4 को इंटीग्रेट करना है तो पुराना वाला ही फॉर्म बन गया, देखो ध्यान से, यही वाला फॉर्म बन गया x की पावर n। आपको क्या करना था कि 1/x की पावर 4 दे रखा था, वो x की पावर n के फॉर्म में नहीं था, तो सबसे पहला काम है कि आप उसको x की पावर n के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो इसको जैसे ही मैं ऊपर लेके जाऊंगा ये x की पावर n की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ कि x की पावर -4 + 1 -4 + 1 + c बेटा। तो ये जो आंसर आएगा ये आ जाएगा x की पावर -3 + c। इसको चाहूँ तो मैं ऐसे लिख लूँ -1/3 x की पावर -3 + c। ये हमारा हो गया एक और क्वेश्चन। अभी एक और क्वेश्चन उठाया जाए। मान लीजिए बेटा कुछ ऐसा दे दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स, ये क्यूब रूट लिखा है, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ एक्स। देखिए एकदम बेसिक छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन आपको करना है 1/³ का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। dx लगे होने का मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब इसका। तो बेटा यहाँ पर ना एक इंफॉर्मेशन आपको जानना जरूरी है। अब मन में आएगा कौन सी इंफॉर्मेशन भाई। अब इंफॉर्मेशन बेटा ये है कि अगर कहीं पर ऐसे लिखा है, कहीं पर ऐसे लिखा है, ठीक है, अब यहाँ पर पावर कुछ भी हो सकती थी, 3 हो सकती थी, 4 हो सकती थी, 5 हो सकती थी, 6 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो बेटा इसको आप ऐसे लिख सकते हो a की होल पावर 1/n। इसको आप ऐसे लिख सकते हो a की होल पावर 1/n। सेम चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है बेटा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो x की होल पावर 1/3, x की होल पावर 1/3। अब चाहो तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो यार कि ये x की पावर 1/3 dx है। अब बेटा इसको ऊपर लेके जाओ, जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर -1/3 dx, x की पावर -1/3 dx। अब तो इसको इंटीग्रेट कर ही सकते हो बेटा। अब अगर कोई बोले इसको इंटीग्रेट करो तो भैया ऐसा है x की पावर -1/3 + 1
-1/3 प्लस 1 और ये हो गया प्लस सी बेटा। इसको सॉल्व और करोगे तो क्या आएगा, x की पावर 2/3, x की पावर 2/3, नीचे भी 2/3 प्लस सी। इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो, i बराबर 2/3 ऊपर चला जाएगा तो 3/2 बनेगा और ये हो जाएगा x की पावर 2/3 प्लस बेटा c। ये हमारा हो गया बेसिक सा इंटीग्रेशन। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा यार ये क्या चल रहा है ना। देखो भैया अपना स्टाइल कुछ ऐसा ही है, मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ, छोटे छोटे फंक्शंस को लेकर के बड़े फंक्शंस पे जाऊंगा। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हुई। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ। समझिए एक पॉइंट और, वो पॉइंट ये है कि बेटा मान लो आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो, मान लो आपने एफ एक्स फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब dx लगने का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। आपको एफ एक्स फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, और वो फंक्शन किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है। मान लो बेटा k एक कांस्टेंट है, k क्या है, एक कांस्टेंट है, और आपको एफ एक्स इंटीग्रेट करना है, के कांस्टेंट है, के एफ एक्स से मल्टीप्लाई में है। ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए, के एफ एक्स से मल्टीप्लाई में है और के एक कांस्टेंट है। के क्या है बेटा, यहां लिख रहा हूं, के भैया एक कांस्टेंट है। तो वहां पर आपको क्या करना है कि आपको इंटीग्रेट करने से पहले कांस्टेंट बाहर कर लेना है। इंटीग्रेट करने से पहले कांस्टेंट को बाहर कर लेना है, तो भैया के बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स और बेटा dx, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूं यहां पर। जैसे कि मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 5x की पावर 2 ही मान लेते हैं, 5x की पावर 2, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो बेटा देखो सबसे पहले काम करते हैं, i बराबर 5x² और dx लेते हैं। अब आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा बेटा कि 5 ना, जो 5 है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट k हो गया, और ये जो x² है ये फंक्शन f(x) मान लो, ये f(x) हो गया। तो आपको पता है कि अगर कांस्टेंट f(x) से मल्टीप्लाई में होगा तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो 5 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ x² का करना पड़ेगा, कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अच्छा कांस्टेंट कब बाहर आएगा बेटा, जब वो मल्टीप्लाई में होगा फंक्शन से, जब वो मल्टीप्लाई में होगा फंक्शन से तभी कांस्टेंट बाहर आएगा। ठीक है, तो मैंने 5 बाहर कर दिया, और अब मैं x² का इंटीग्रेशन करूंगा तो x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन बेटा 2 प्लस 1 प्लस बेटा c। तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन ये आ गया 5x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। तो भाई साहब ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया 5x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी, ये खत्म इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये रूल आपको बेटा समझ में आ गया होगा, लेकिन इस बात को दिमाग में रखिएगा जरूर। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपको समझना है। ठीक है, इतनी चीजें तो भैया हमने क्लियर कर ली है। तो अभी तक देखो जितने भी मैंने इंटीग्रेशन आपको बताए थे ना बेटा, जितने भी इंटीग्रेशन मैंने अभी तक आपको बताए थे, वो सब विद रिस्पेक्ट टू क्या थे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स थे, dx था। मान लीजिए कि ऐसा भी हो सकता है ना कि विद रिस्पेक्ट टू y हो और फंक्शन भी y में हो, ये चीजें सीख लेते हैं हम लोग। मान लो y की पावर 2 है और इधर dy है, इधर dy है। देखो इसका सीधा सा मतलब है कि बेटा जो आपका फंक्शन है, जो आपका फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y करना है। देखो भैया ऐसा है कि लेट कर लो i बराबर y² और dy, y² और dy बेटा। तो ये हो जाएगा y की पावर 3, मैं अच्छा डायरेक्ट नहीं करता हूं,
मतलब y की पावर 2+1 अपॉन 2+1 प्लस सी। तो ये हो गया बेटा y की पावर 3/3 प्लस सी, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए बेटा, ऐसे मान लीजिए यहाँ पर अपने को z में दे देता है, ऐसे करके इंटीग्रेशन करो 1/z की पावर 3, और इधर dz लगा देता है। ये समझिएगा, यहाँ dz लगाना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने को बोल रहा है तो फंक्शन भी z में ही देना पड़ेगा, समझ रहे हैं। जैसे कि इसने बोला कि z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, तो पूरा का पूरा फंक्शन भी आपको z में ही दिख रहा होगा। इस तरीके से इंटीग्रेशन के अंदर काम चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा i मान लेते हैं, और आपको पता है कि 1/z³ का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, z³ को ऊपर भेजना पड़ेगा। तो z की पावर -3 को बेटा मैं ऊपर भेजता हूँ। अब क्या है कि जैसे मैं ये करूंगा, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, z की पावर -3+1 अपॉन -3+1 बेटा प्लस सी। तो बताओ ये इंटीग्रेशन क्या आ गया, z की पावर -2 प्लस सी। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन हमारा आ गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1/2 z की पावर -2 प्लस सी। आप देखोगे कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि z की पावर -2 है, इसको नीचे ले आते हैं, जैसे पावर पॉजिटिव में हो जाए तो कुछ ऐसा बनेगा 1/2z² प्लस सी। तो आंसर इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आई? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखो एक और पॉइंट बताता हूँ। ठीक है, एक और पॉइंट आपको बताता हूँ। देखिए कभी कभी बेटा क्या होता है कि ऐसे बोल देता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, ध्यान से देखिएगा, ऐसे बोल देता है इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, सिर्फ इतना देता है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको कोई फंक्शन नहीं दिख रहा होगा। बात को समझिएगा, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स लिखेगा तो आपको सीधे क्या लिखना है बेटा, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ डीएक्स दिख रहा है। इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, तो इसका आंसर सीधे एक्स आएगा, एक्स प्लस सी। बात को समझिएगा, मान लीजिए यहाँ dx ना होता बेटा, यहाँ dy होता, और मैं अब आपसे पूछता बताइए क्या आएगा, तो आप सबसे पहले कहाँ ध्यान देते हैं कि सर मुझे यहाँ पर ये ध्यान देना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा रहा है। मैं बोलूंगा यार हाँ यहाँ पर तो कुछ नहीं दिख रहा, अगर देखना चाहो तो सिर्फ 1 दिखेगा, अगर देखना चाहो तो सिर्फ 1 दिखेगा, बाकी तो कुछ दिख नहीं रहा सर। और ये सीधे dy लिखा है, dy का मतलब क्या है कि इंटीग्रेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू y, तो सीधे बेटा y आ जाएगा प्लस सी, ये इंटीग्रेशन हो गया। मान लीजिए कहीं पर dz लिखा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं सर, इसका इंटीग्रेशन z प्लस सी हो जाएगा। अच्छा सर, यहाँ तक तो बात समझ आ गई। सर मान लीजिए कि सिर्फ dx नहीं लिखा है सर, आप मान लीजिए 2dx लिखा है, क्या लिखा है, 2dx लिखा है, तो मैं कहूंगा वैसे तो डायरेक्ट कर देना, बट फिर भी एक्सप्लेन कर दो कि 2 को बाहर कर लो। 2 को बाहर करोगे तो सिर्फ dx बचेगा। अब जैसे ही आप ना 2 को बाहर किए बेटा, 2 को बाहर किए, आपको सिर्फ और सिर्फ dx के इंटीग्रेशन के बारे में सोचना है। अब dx का इंटीग्रेशन ऐसा है बेटा, हमने ऊपर ही लिख लिया था, dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस सी। अब इस चीज को हम डायरेक्ट कर सकते हैं, देखो जैसे कहीं पर लिखा है 3dy, 3dy का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब 3dy का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, 3 बाहर कर लेंगे, सिर्फ अंदर dy बचेगा, और dy से क्या पता लग रहा है कि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर y आ जाएगा प्लस सी। ऐसे बेटा मान लो हो गया, यहाँ पर मान लो 10 dz हो गया, 10 dz हो गया, और अपने से कोई इंटीग्रेशन पूछ ले तो हम कहेंगे देखो सीधे 10 बाहर करेंगे, 10 कर लिया बाहर, सीधे इंटीग्रेशन करेंगे dz का, dz का इंटीग्रेशन देखो आपने ऊपर सीख रखा है z प्लस सी। बात समझ आ रही है बेटा? मुझे लग रहा है यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। अच्छा देखो यहाँ पर मैं अब एक दो सवाल करवाता हूँ। ठीक है, देखो थोड़ा सा यहाँ पर अलजेब्रा ऑफ
इंटीग्रेशन की बात कर ली जाए, किसकी बात कर ली जाए बेटा, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बेटा इंटीग्रेशन आपको करना है और फंक्शन ना एडिशन में हो सकता है। मान लीजिए दो फंक्शन क्या है बेटा, एडिशन में है, दो फंक्शन एडिशन में है और आपको इंटीग्रेट करना है। आपको क्या करना है बेटा, इंटीग्रेट करना है। ये बात ध्यान दीजिएगा, दो फंक्शन एडिशन में है तो दो फंक्शन बेटा सब्ट्रैक्शन में भी हो सकते हैं, दोनों जगह सेम तरीके से ही करना है। मान लीजिए बीच में माइनस भी आ सकता है, एफ एक्स माइनस जी एक्स भी हो सकता है और एफ एक्स प्लस जी एक्स भी हो सकता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। इंटीग्रेट मतलब एफ एक्स का इंटीग्रेशन आपको अलग करना पड़ेगा, बीच में प्लस माइनस लग गया, और जीएक्स का इंटीग्रेशन बेटा आपको अलग करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, एफ एक्स का इंटीग्रेशन आपको अलग करना पड़ेगा, जीएक्स का इंटीग्रेशन आपको बेटा अलग करना पड़ेगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन इस पे करवाता हूं, हमको इंटीग्रेशन दिया गया बेटा कि एक्स क्यूब 3x प्लस 1 dx, हमसे बोला गया कि जरा इसको इंटीग्रेट करके दिखाएं। तो हम कहेंगे कि यार देखो एक्स क्यूब ना, एक्स क्यूब 3x और 1 आपस में एडिशन में है, बीच में प्लस सिंबल लगा हुआ है। ध्यान से देखिए, एक्स क्यूब बीच में लगा प्लस, फिर 3x बीच में लगा प्लस, तो एडिशन हो रहा है। अगर एडिशन हो रहा है ना बेटा, तो हम लोग ना सबको अलग अलग कर सकते हैं। मतलब एक्स क्यूब dx लगाया, फिर प्लस इंटीग्रेशन वापस 3x पे किया और dx लगाया, प्लस बेटा 1 dx पे लगाया। एडिशन में थे तो सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर लिया, समझ रहे हो ना, एडिशन में थे तो सबको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं। अब बेटा देखो, इसको ऐसे रहने दो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx से। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक रूल पे बात की थी कि अगर अगर कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई में होता है, जैसे 3 यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई में, x से मल्टीप्लाई में, तो 3 को बाहर कर लोगे, 3 को बेटा क्या करोगे, 3 को बाहर कर लोगे। ठीक है, तो 3 को बाहर कर लो, अंदर सिर्फ x बचा, dx। यहाँ पर बेटा सिर्फ dx रहेगा ना, मतलब 1 dx मतलब सिर्फ dx है। अच्छा ये बताओ x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो भैया x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, और इधर देखा जाए 3, ये x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1। और अगर बेटा देखा जाए सिर्फ dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, और प्लस क्या लग जाएगा, c। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना कभी भी मत भूलना बेटा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना कभी मत भूलना। ये हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस बेटा ये हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x प्लस c। ये हो गया भाई साहब हमारा इंटीग्रेशन। ठीक है, अभी क्या करते हैं, एक और सवाल लेते हैं बेटा। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं चाहता नहीं हूँ कि वीडियो बहुत बड़ा हो बेटा। 5x की पावर 3 माइनस 3, और हमसे इसको इंटीग्रेट करने को बोला जाए, हमसे इसको इंटीग्रेट करने को बोला जाए, हम कहेंगे यार बीच में तो सब्ट्रैक्शन आ गया है, और अभी अभी हमने इसका अलजेब्रा सीखा है कि अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है तो हम अलग अलग कर लेंगे। तो हम भैया 5x क्यूब को अलग करेंगे, -3 dx को अलग करेंगे। बेटा ये बात पता है कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा फंक्शन से तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, अंदर सिर्फ एक्स क्यूब बचेगा, -3 बाहर ही कर लेते हैं, अंदर सिर्फ dx बचेगा। अब बेटा 5 तो बाहर है, अगर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करोगे तो 3 प्लस 1 ऊपर हो जाएगा, नीचे भी 3 प्लस 1 हो जाएगा, -3 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है प्लस c बेटा। तो ये हमारे पास आ गया 5x की पावर 4 अपॉन 4 -3x प्लस c बेटा। तो इसका आंसर आ गया 5/4 x की पावर 4 -3x प्लस c। ये हमारा आ गया इंटीग्रेशन। ठीक है, आज की क्लास में बेटा ना सिर्फ मैंने बेसिक चीजें कवर की हैं, एकदम बेसिक बेटा। अभी मैंने कोई भी ढंग के क्वेश्चन उठाए नहीं है, बस मैं इतना चाहता हूँ कि आपको ना देखो, अभी देखा जाए तो सिर्फ x की पावर n पे ही हमने बात भी की है, अभी हमने किसी और फंक्शन में बात भी नहीं की है, सिर्फ x की पावर n का इंटीग्रेशन ही सीखा है। ठीक है, अब मैं आपको ना प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा
कैलकुलस विदाउट प्रैक्टिस नहीं आ सकता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप बोर्ड के बच्चे हैं और जेई मेंस के भी हैं तो भी आप आर डी शर्मा प्रीफर कर सकते हैं। आर डी शर्मा लगाइए, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत दे रखे हैं। तो अगर मुझे कोई बुक रिकमेंड करनी होगी तो मैं तो आर डी शर्मा करूंगा। आर डी शर्मा बेस्ट बुक है भाई, ठीक है। आप उसको लगाइए, उससे आपका काम बन जाएगा। उसमें क्वेश्चन बहुत हैं। और भाई इंटीग्रेशन जैसे चैप्टर ना, वो बेटा सिर्फ प्रैक्टिस मांगते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस मांगते हैं। उनको और किसी तरीके से सीखा ही नहीं जा सकता, कोई शॉर्ट ट्रिक है ही नहीं और एग्जाम के करीब नहीं पढ़ सकते हैं। चैप्टर मान लीजिए आज से चैप्टर आपने चालू किया, आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, कुछ होमवर्क आपको देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 7 ये करिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन इस तरीके से एक्स है और यहाँ 4 लगा दे रहा हूँ डी एक्स। ये बात भी मैंने बता रखी है, अगर पूरा लेक्चर ध्यान सुना होगा तो समझ में आ रहा होगा। 1 अपॉन एक्स की पावर 9 मान लीजिए, इसको इंटीग्रेट करिए। या बेटा एक्स क्यूब प्लस 2x का इंटीग्रेशन करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही अभी बता रहा हूं मैं। या फिर बेटा 3x की पावर 7 माइनस 1 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये इतने क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ठीक है। इनके इनके मतलब इनके आंसर निकालिए। अगर पॉसिबल हो तो कमेंट बॉक्स में इनके आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। बाकी देखिए जुड़े रहिए, मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि हर एक लेक्चर आएगा, मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा। बट आप सपोर्ट करते रहिए मुझे, ठीक है बेटा। तो अभी क्लास क्या करते हैं, यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। बाकी अगली क्लास में कल मिलते हैं।